हेलो दोस्तों, वेरी 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 गुड इवनिंग वंस अगेन। मैं सीए शरद शर्मा। आज बात करने वाले हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स समझे थे और होपफुली आपने वो वीडियोस देख लिए हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज परचेज। परचेज जो वर्ड है अकाउंटिंग में, अगर आप परचेज वर्ड कहीं पे भी देखते हो तो इट इज रिलेटेड विद गुड्स परचेज ओनली। मतलब परचेज वर्ड अगर आपको कहीं देखने को मिले तो वो परचेज वर्ड का मतलब होता है कि एंटरप्राइजेस ने, बिजनेस एंटिटी ने गुड्स परचेज किए हैं। तो सर अगर एसेट परचेज करें तो क्या होगा, तो उस एसेट का स्पेसिफाइड नाम यूज किया जाता है। अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो परचेज वर्ड आपको लिखना है, अदरवाइज अगर आपने एसेट परचेज की है तो आपको उस एसेट का नाम लिखना पड़ेगा। सिंपल सी कहानी है। अब डिपेंड करता है कि आप क्या परचेज करोगे। अगर आपकी ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब क्या हो गया कि यहां से लिया और उसी फॉर्म में प्रोडक्ट को बेच दिया। मतलब सेल, परचेज करना एंड सेल करना, सिर्फ इतना सा काम है। नंबर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, दूसरी एंटरप्राइजेस हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग। मतलब वो रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं और प्रोडक्ट को बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके बाद में उसको फिनिश करके सेल करते हैं। ट्रेडिंग के अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट को लिया और उसी फॉर्म में बेच दिया। तो यहाँ पे जो गुड्स रहेंगे वो फिनिश्ड फॉर्म में परचेज किए जाते हैं। मतलब फिनिश्ड फॉर्म में आप परचेज करोगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप रॉ मटेरियल फॉर्म में परचेज करोगे और उसको फिनिश्ड खुद बनाओगे, प्रोसेस करोगे और उसके बाद में आप उसको क्या करोगे, सेल करोगे। तो जो भी गुड्स हैं या रॉ मटेरियल हैं आपने जो परचेज किया है उसके लिए आप परचेज वर्ड यूज करोगे। परचेजेस जो है वो दो तरीके से हो सकती है। या तो आपने गुड्स परचेज किए और सामने पेमेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड कैश परचेज, मतलब इमीडिएटली आपने पेमेंट कर दिया। नंबर दो, आपने गुड्स परचेज किए, पेमेंट आप एक टाइम पीरियड के बाद में करोगे, क्रेडिट पीरियड के बाद में करोगे, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेज। तो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों का अगर अपने टोटल कर दें तो उसको अपने बोलेंगे टोटल परचेज। नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज परचेज रिटर्न। मैंने मिस्टर रोहित से गुड्स परचेज किए, मैंने मिस्टर रोहित से गुड्स परचेज किए। तो रोहित इज सप्लायर, रोहित इज सप्लायर, ये रहे रोहित और ये रहा मैं। फाइन, रोहित इज सप्लायर। तो रोहित ने से मैंने गुड्स परचेज किया और किसी भी रीजन की वजह से अगर गुड्स मुझे पसंद नहीं आए हैं तो मैं क्या करूंगा, गुड्स को रोहित को रिटर्न कर दूंगा। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। इसको अपने क्या बोलते, परचेज रिटर्न। तो जो भी मेरा टोटल परचेज है, जो भी मेरा टोटल परचेज था, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, अगर उसमें से मैं परचेज रिटर्न को माइनस कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि नेट अमाउंट ऑफ परचेज कितना है। ये सारी चीजें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में काम आने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्स। सेल्स मतलब क्या होता है कि जो भी गुड्स या तो आपने परचेज किए हैं या फिर आपने खुद ने प्रोड्यूस किए हैं, जो भी गुड्स आपने परचेज किए या फिर प्रोड्यूस किए उसको आप क्या करते हो, सेल करते हो। तो अगेन सेल जो वर्ड है वो गुड्स के सेल करने से रिलेटेड है, ना कि एसेट्स को सेल करने से। जिस तरीके से परचेज को क्लासिफाई करके रखा था दो कैटेगरीज में, इन द सेम वे सेल्स को भी आप दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लेते हो। तो फर्स्ट आता है कैश सेल्स, नंबर टू क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स का मतलब क्या हुआ कि आपने गुड सेल किए, सप्लाई किए, सामने वाले को बेचे और सामने वाले ने आपको पैसे दे दिए, तो आपको इमीडिएटली अमाउंट रिसीव हो गया। एक हाथ दिया और दूसरे हाथ पैसे आपको मिल गए। नंबर दो होता है क्रेडिट परचेज, मतलब गुड्स तो आपने सप्लाई कर दिए, गुड्स तो आपने डिलीवर कर दिए, लेकिन आपको पेमेंट एक टाइम पीरियड के बाद में मिलेगा। तो जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उसके केस में क्रेडिट सेल्स होगा, जो कैश ट्रांजेक्शन है उसके केस में कैश सेल्स होगा। तो जो टोटल सेल्स है, क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स। नेक्स्ट आता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब क्या हुआ, रिटर्न इनवर्ड। इसको अपने रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकते हैं। जिस तरीके से मैंने रोहित को गुड्स रिटर्न किए थे उसी तरीके से जो मेरा कस्टमर होगा वो भी, अगर उसको मैंने गुड्स सेल किए हैं और उसको गुड्स पसंद नहीं आए तो वो क्या करेगा, गुड्स को रिटर्न कर देगा। तो मेरे व्यू पॉइंट से वो क्या हो गया, मेरे व्यू पॉइंट से क्या हुआ, वो सेल्स रिटर्न हुआ, वो सेल्स रिटर्न हुआ। तो यहां पे बात आती है कि जो भी आपने टोटल सेल्स किया दैट इज कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स मिला के जो टोटल सेल्स आया, अगर उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, नेट सेल्स। तो हमने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट देखा है वो परचेज
परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न का देखा। परचेज मतलब गुड्स का परचेज करना, सेल्स मतलब गुड्स को सेल करना। परचेज में रॉ मटेरियल भी परचेज हो सकता है, लेकिन सेल्स में हमेशा फिनिश गुड्स आप सेल करोगे, में भी रॉ मटेरियल भी सेल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है परचेज रिटर्न, जहां से आपने गुड्स परचेज किए थे, अगर आपको वो गुड्स डिफेक्टिव लगते हैं तो आप क्या करोगे, उसको सप्लायर को वापस दे दोगे। वहीं पे अगर आपने कोई गुड्स सेल किए हैं और सामने वाले को, जो आपका कस्टमर है, अगर उसको गुड्स पसंद नहीं आते हैं, डिफेक्टिव होते हैं, तो वो आपको रिटर्न कर देगा, जिसको अपने बोलेंगे सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड मतलब क्या हुआ कि जो भी एक्टिविटीज हैं, कौन सी एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी और एक होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, जो मेन प्रिंसिपल बिजनेस है आपका, जिस चीज के लिए आपका बिजनेस चल रहा है, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। नॉन ऑपरेटिंग मतलब अगर आपको और कोई भी सोर्सेज से इनकम जनरेट होती है, जैसे इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, अदर कोई कमीशन वगैरह आपको मिल गया, रेंट मिल गया, तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो, उससे जो भी इनकम आपको जनरेट होती है, उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको अपने बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अब डिपेंड करेगा कि क्या टाइप की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या टाइप का आपका बिजनेस है। अगर ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न मतलब यहां से गुड्स परचेज करते हैं और यहां पे गुड्स सेल करते हैं, तो ट्रेडिंग कंसर्न के केस में जो सेल्स की वैल्यू होगी, जो नेट सेल्स होगा, उसको अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे। नंबर टू, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो जो भी सर्विसेज आपने प्रोवाइड की, उसके लिए जो आपको अमाउंट मिला, उसको अपने क्या बोलेंगे, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और अगर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस हैं, तो वहां पे आपको इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब मिलता है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट आता है दैट इज गुड्स। अगेन गुड्स वर्ड का मतलब क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस हो कोई चीज का, नंबर वन, फिजिकल आइटम होना चाहिए, नंबर वन, और जो आप खरीद रहे हो बेचने के पर्पज से। ऐसा नहीं है कि आपने गुड्स खरीदा यूज करने के लिए, तो वो गुड्स नहीं होगा। अगर आपने कोई भी चीज परचेज की, तो सेल करने के लिए, रीसेल के लिए अगर आप परचेज कर रहे हो, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। जैसे से फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, वहां पे एसी हो गया, फर्नीचर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, ये सारी जो भी चीजें रहेगी, वो उसके लिए क्या हो जाएगी, गुड्स हो जाएगी। स्टेशनरी शॉप में देखें तो स्टेशनरी शॉप में क्या होगा, पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, नोटबुक, बुक्स, ये सारी भी चीजें रहती है, वो क्या हो जाएगी, उनके लिए गुड्स हो जाएगी। इट मीन्स आप अगर जो गुड्स परचेज करते हो, जो भी चीज आप परचेज करते हो, जो फिजिकल आइटम परचेज करते हो सेल करने के लिए, उसको आप क्या बोलोगे, गुड्स बोलेंगे। नेक्स्ट आता है स्टॉक और इन्वेंट्री। गुड्स और स्टॉक में एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है। डिफरेंस ये है कि स्टॉक जो है उसका वैल्यूएशन एक पर्टिकुलर डेट पे किया जाएगा, मतलब एक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना गुड्स आपके पास में अनसोल्ड है, जितना गुड्स आपके पास में पड़ा हुआ है आपके शॉप में, आपके बिजनेस में, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे या फिर इन्वेंट्री बोलेंगे। तो जो स्टॉक होता है वो तीन तरीके से अपने क्लासिफाई कर सकते हैं, दो तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो। नंबर वन, आपके ओपनिंग डेट पे, जहां पे आपने अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट किया, से फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020, तो यहां पे जो स्टॉक होगा 1 अप्रैल को अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ, वहां पे जो स्टॉक होगा उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। और अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 मार्च 2021 को, तो वहां पे जो स्टॉक होगा उसको अपने बोलेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब ईयर के स्टार्टिंग में कितना स्टॉक पड़ा है, कितने गुड्स पड़े हैं, उसको अपने बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। ईयर के एंड पे कितने गुड्स पड़े हैं, उसको अपने बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल सी कहानी। अब देखिए 31 मार्च 2021 को जो गुड्स हैं वो नेक्स्ट ईयर में, दैट इज ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, दैट इज 1 अप्रैल 2021 को क्या हो जाएंगे, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग हो जाएंगे। इट मींस प्रीवियस ईयर के जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर के लिए, आपके लिए क्या, करंट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का आपका क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए करंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। अकाउंटिंग इफेक्ट क्या करोगे इसका, अकाउंटिंग इफेक्ट में सिंपल सी चीज है, बैलेंस शीट में आपको शो करना रहता है। जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे क्लोजिंग डेट पे या ओपनिंग डेट पे, तो वहां पे आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करना रहता है। हमने करंट एसेट्स पढ़ा होगा, हमने करंट एसेट्स पढ़ा हुआ है।
तो जब करंट एसेट्स देखा था तो वहां पे डेटर, स्टॉक, ये सब चीजें थी। तो वो जो स्टॉक था वो यही स्टॉक है। तो स्टॉक जो है वो आपका इन्वेंट्री जो है वो आपका करंट एसेट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, जो स्टॉक है उसको दो तीन कैटेगरीज में अपने डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न क्या करती है, यहां से गुड्स लेगी और यहां पे गुड्स सेल कर देगी, यहां से गुड्स खरीदती है और वहां पे सेल कर देती है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, कुछ भी चेंजेस नहीं करती, सीधी सीधी चीज। तो जो भी स्टॉक और इन्वेंट्री उनके पास में अनसोल्ड रह जाता है उसको अपने क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो रहती है वहां पे उनके लिए क्या हो जाएगा, जो भी प्रोसेस्ड गुड्स है, मतलब जो फिनिश्ड गुड्स हैं उसको अपने क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे, उसको अपने क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे, फिनिश्ड स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, तो इसको वैल्यू किस पे करते हो, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जब भी फिनिश गुड्स होते हैं तो उसको अपने कॉस्ट और नीट रियलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों में से जो वैल्यू कम होगी उस पे अपने क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं। इन दोनों में से जो भी कम होगा ना उस पे अपने वैल्यू करेंगे। नेक्स्ट आता है रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कौन परचेज करेगा, ट्रेडिंग कंसर्न वाले नहीं करते। कौन परचेज करेंगे, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो गुड्स परचेज करते हैं। जैसे कि शुगर केन परचेज करके शुगर प्रोड्यूस करना। तो जो शुगर केन होगा उसका जो भी रिमेनिंग स्टॉक है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो शुगर केन का जो वैल्यू है वो वैल्यूएशन किस तरीके से होगा, अगेन कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट आ जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि जो भी गुड्स ना तो वो फिनिश हुए ना वो रॉ मटेरियल है, तो जो बीच की कंडीशंस में है, इट मींस आपने रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर दिया लेकिन वो अभी तक फिनिश गुड्स नहीं बना है, अभी तक वो फिनिश गुड्स नहीं बना है, वो बीच में यहीं कहीं पे है। मतलब आपने रॉ मटेरियल यूज किया, इनपुट कर दिया, थोड़े बहुत लेबर लगा दिए, कुछ और प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस हो गए, बट वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, उस पर थोड़ा और काम होना बाकी है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या हुआ, जहां से अपने को पैसे मिलने वाले हैं। जब हमने गुड्स को क्रेडिट पे सेल किया था, जब हमने क्रेडिट पे सर्विसेज दी थी, तो हमको जो अमाउंट मिलने वाला होगा उसको अपने क्या बोलेंगे, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड मतलब अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी अमाउंट हमको मिलने वाला है उसको अपने ट्रेड रिसीवेबल बोलेंगे। ट्रेड रिसीवेबल जो होता है वो बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होगा, एक डेटर से, डेटर इज अगेन आर करंट एसेट, और दूसरा बिल्स रिसीवेबल। जनरली क्या होता है, हमने गुड सेल किया क्रेडिट पे हमने गुड सेल किया क्रेडिट पे, तो डेटर अराइज हो गया। तो वो जो डेटर है अगर उसने हमको एक रिटर्न में बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे लिए क्या हो जाएगा, बीआर हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। तो डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों मिलके ट्रेड रिसीवेबल बनते हैं, और इनको अपने कहां पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो डेटर मतलब क्या हो गया, गुड्स हमने सेल किया, जिस पर्सन से हम पैसे मांग रहे हैं वो पर्सन आपके लिए हो जाएगा डेटर। और बिल्स रिसीवेबल मतलब क्या होता है, अगर उस पर्सन ने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया कि एक स्पेसिफाइड डेट पे आपको अमाउंट में पे कर दूंगा, तो उस पर्टिकुलर बिल्स ऑफ एक्सचेंज से आपको पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल मतलब जिन लोगों को हम पैसे चुकाने वाले हैं, हम पेमेंट करने वाले हैं फ्यूचर में, वो आपके लिए हो जाएंगे ट्रेड पेएबल। जनरली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के केस में होगा, अगर हमने सप्लायर से गुड्स तो परचेज कर लिए लेकिन उसको अभी तक हमने पैसे नहीं दिए हैं, तो अगेन जो ट्रेड पेएबल है वो भी दो चीजों से मिलकर बना होता है, नंबर वन क्रेडिटर्स, नंबर टू बिल्स पेएबल। अगर हमने किसी से गुड्स खरीदे क्रेडिट पे और अभी तक हमने उसको पैसे नहीं दिए हैं, तो वो पर्सन हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। और अगर हमने उसको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया और एक प्रॉमिस किया कि हम आपको एक स्पेसिफाइड डेट पे पेमेंट कर देंगे, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे, दैट इज बिल्स पेएबल। तो क्रेडिटर और बिल्स पेएबल जो होते हैं वो हमारे लिए होते हैं लायबिलिटीज, ये हमारे लिए होते हैं लायबिलिटीज, और इसको अपने क्लासिफाई करें तो ये हमारे लिए करंट लायबिलिटी हो जाएगी। और इन केस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल में जो डेटर हैं और बिल्स ऑफ
बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो अमाउंट है दैट इज बिल्स रिसीवेबल है, ये दोनों जो हैं वो आपके लिए हो जाएगी एसेट, और ये जो एसेट है इसको अपने क्या बोलेंगे, करंट एसेट। और ये दोनों चीजें कहां पे शो होगी, करंट एसेट, ये दोनों चीजें कहां पे शो होगी, दैट इज बैलेंस शीट में। करेक्ट है। तो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। होपफुली ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।